हिंद दोस्तों। आज हम जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आरबीआई एक ऐसा बैंक है जहाँ पे नोट जो होते हैं, जो हमारे करेंसी होती है, वो सारी छपती है। उसके अंडर जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी आरबीआई के अंडर ही आते हैं। तो आरबीआई की जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो ना सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए होती है बल्कि सभी उन बैंक्स के लिए होती है जो उसके अंडर आते हैं। तो इसी रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि आरबीआई क्या है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर बाकी सारे बैंक्स आते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह की पोस्ट आई है। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को इसको लेके कन्फ्यूज़न है कि पोस्ट किस तरह की है। रिक्रूटमेंट में कुछ और लिखा है, नोटिफिकेशन की बात अगर हम करें तो वहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। तो मैं सब क्लियर कर देता हूँ एक ही बार में। इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड कम असिस्टेंट की पोस्ट। अब ये असिस्टेंट क्या होता है और इसको सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्यों इन्होंने किया है, और ये पोस्ट एग्जैक्टली सिक्योरिटी गार्ड की है या असिस्टेंट की है या दोनों की है, ये हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस पोस्ट को सभी लोग फिल कर सकते हैं, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है। इसका मतलब है कि सभी लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, इस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। अब आरबीआई के प्लान के मुताबिक जो लोग सिविल के जाएंगे उनको वो असिस्टेंट की पोस्ट दे देंगे, और जितने भी एक्स सर्विसमैन होंगे उनसे फिर वो दोनों काम लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का भी और जो असिस्टेंट है उसका काम भी। अब इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, मोदी जी की सोच क्या है, वो जरा मैं आपको बता दूं। इस समय जो चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट इतना ही सोचती है कि हाँ, एक बंदे की सैलरी में हम उससे 2 या 3 काम लें। यही मॉडर्न गवर्नमेंट जो चल रही है, जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, उसकी स्ट्रेटजी है कि हम पोस्ट एक ही निकालें लेकिन उस पोस्ट के अंदर हम काम 2 या 3 लोगों का ले लें। तो अभी इन्होंने जैसे असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है, तो ये असिस्टेंट के पोस्ट के अंडर ही जो लेट से जो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट होंगे उनसे ये असिस्टेंट का काम तो डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे, और साथ में साथ इनका जो प्लान है कि वो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम भी उनसे ले सकते हैं। ये चीज़ें किसी ऑफिशियल्स के साथ मैंने शेयर की थी, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा कुछ होने वाला है। तो करंटली पोस्ट असिस्टेंट की है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोस्ट असिस्टेंट की है, लेकिन जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनसे ये सिक्योरिटी गार्ड का काम भी लिया जा सकता है। अब असिस्टेंट का काम क्या होता है वो जरा आप क्लियर कर लीजिए। असिस्टेंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो असिस्ट करना, यानी किसी की बात मानना, असिस्ट करना उसको, ठीक है, उसके अंडर काम करना। तो आपको बैंक्स के अंडर काम करना पड़ेगा। जो भी बैंक बोलेगा आपको वो सुनना पड़ेगा। अगर आपको एज अ सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है तो वो करना पड़ेगा। अगर आपको ये बोला जाता है कि आप एक असिस्टेंट का काम करो, असिस्टेंट का काम मतलब जैसे कोई भी आता है तो आपसे पूछता है कि लोन डिपार्टमेंट कहाँ, तो आप वहाँ पे भेज देते हो उनको, या लोन वाले सर से मिला देते हो। या फिर आपसे फील्ड का काम भी लिया जा सकता है असिस्टेंट के अंडर, कि आप फील्ड वर्क के लिए जाएं, या फिर जो लोग लोन अभी पे नहीं कर पा रहे हैं उनके घर पे जाएं और उनको बताएं कि आपका लोन पेंडिंग है। तो ये सारे काम जो है असिस्टेंट के अंडर लिए जाएंगे। ठीक है जी। कौन फिल कर सकता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, चाहे आप एक्स सर्विसमैन और आपकी मेडिकल कैटेगरी A1 नहीं है तभी भी आप फिल कर सकते हैं। आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तभी भी आप फिल कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसका जो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर तो आप जनरल, ओबीसी या EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो आपको 450 रुपीज़ का फ़ीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको सिर्फ 50 रुपये, 50 रुपीज़ का जो शुल्क है वो पे करना पड़ेगा। इसका पेमेंट मोड एक ही है, ऑनलाइन पेमेंट ही आप कर सकते हो बस, इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है। आप अपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो अगर हम जनरल की बात करें तो 28 ईयर तक चलेगा। आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ओबीसी की बात करें तो 31, एससी की बात करें तो उनको 5 ईयर्स की रिजर्वेशन मिलेगी, 33 ईयर होगी उनकी एज। अब फिजिकली हैंडीकैप की बात कर लेते हैं। फिजिकली हैंडीकैप जो है वो सब कैटेगरी पे डिपेंड है। अगर जनरल फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो उसको 10 साल की छूट रहेगी, मतलब वो 38 ईयर्स तक फिल कर सकता है। ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 41 तक फिल कर सकता है, और एससी फिजिकली हैंडीकैप जो है 43 तक फिल कर सकता है।
अगर कोई लड़की है जो विडो है या डिवोर्सी है तो वो 38 ईयर्स तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए क्राइटेरिया इन्होंने सिंपल कर दिया है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी एज सिर्फ 50 ईयर्स 50 साल से कम होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम सर्विस की। ये जो बात मैं करने वाला हूँ ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने 15 साल कम से कम सर्विस की है। अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं मेडिकल कैटेगरी के बारे में। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपकी मेडिकल कैटेगरी का इस पोस्ट पे कोई संबंध नहीं है। अगर आप कुछ फिजिकली डिसेबल भी हैं, जैसे कई एक्स सर्विसमैन सर्विस के दौरान फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, तब भी आप ये फॉर्म जो है वह फिल कर सकते हैं। उस केस में आपसे सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं लिया जाएगा, फिर एज एन असिस्टेंट आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली आपकी मेडिकल कैटेगरी कोई भी हो, आप ये चलेगा और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रैंक की। अब जैसे जो बड़े रैंक वाले होते हैं, जो अच्छे रैंक से रिटायर हुए हैं, जैसे कि सूबेदार, मेजर, वो थोड़ा सा हिचकिचाहट करते हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो नहीं फिल करने वाले, बिकॉज ये एक बहुत ही छोटी पोस्ट है और हम इसके लिए अप्लाई नहीं करने वाले। जो टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके रैंक के हिसाब से ये पोस्ट सूटेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पोस्ट के लिए आप किसी भी रैंक से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सिक्योरिटी गार्ड का नहीं बल्कि असिस्टेंट का काम। आप तो अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी गार्ड का तो नहीं देंगे, फिर आपसे एज एन असिस्टेंट का, उनकी मेजोरिटी जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होगी। सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन नायक सूबेदार, अपने नायक या फिर जो हवलदार जिसको हम बोलते हैं, उन पोस्ट से रिटायर हुए हैं, कांस्टेबल जिसको हम बोलते हैं, तो वो उनसे सिक्योरिटी गार्ड का काम लिया जा सकता है। इट्स ऑप्शनल, ठीक है। मेनली तो उन्होंने असिस्टेंट का काम ही लेना है। तो डेफिनेटली आप किसी भी रैंक से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो सिर्फ एग्जाम्पलरी और गुड कैरेक्टर ही चलेगा। अगर आपका कैरेक्टर एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, वैसे ये होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपका कैरेक्टर गुड से नीचे वाला है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डिसक्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि किन हालातों में आपको इस पोस्ट से निकाल दिया जाएगा सिलेक्ट होने के बावजूद। ये दो ही कंडीशंस हैं उनकी। एक तो आपने दूसरी शादी नहीं की हो, ऐसी कंडीशन है। अगर आपने दूसरी शादी की है तो फिर चाहे आप सिलेक्ट भी हो जाए आपको निकाल देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने किसी मैरिड पर्सन के साथ जो अभी तक डिवोर्सी नहीं हुआ उसके साथ शादी नहीं की हो। मतलब इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन आप वायलेट करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। जितने भी एक्स सर्विसमैन या जनरल जो भी लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनको 3 एग्ज़ाम देने होंगे। अब एग्ज़ाम का नाम सुनते ही कई लोगों को थोड़ा सा टेंशन होने लगती है या डर होने लगता है, तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली एक्स सर्विसमैन ये बात सुने कि आपको किसी भी तरह का पैनिक की जरूरत नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो अगेन एक्स सर्विसमैन के साथ ही होना है। ऐसे ही एससी वालों का कंपटीशन एससी वालों के साथ ही होना है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पहला जो पेपर आपका होगा वो प्री एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपके इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग इन 3 सब्जेक्ट आएंगे और 60 मिनट में आपको ये पेपर फिल करना है, पेपर ख़त्म करना है। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेन का एग्ज़ाम होगा। मेंस में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो 200 रहेंगे। आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 135 मिनट्स में। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर आप पंजाब से अप्लाई करें तो आपको पंजाबी लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप गुजरात से अप्लाई करें तो आपको गुजराती आनी चाहिए। एक ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, सभी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लोकल लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये उनकी कंडीशन है। इन तीनों टेस्ट को करने के बाद डेफिनेटली आपकी जॉब जो है लग जाती है। आगे हम बात करेंगे पे स्केल की। तो इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल उन्होंने रखा है वो 45,050। ये जितने भी आपके PA DA जितने भी आपके HRA FA वगैरह फेस्टिवल अलाउंस ये वो सब कुछ डाल के आपका 45,050 यानी कि तो तकरीबन 45,000 रुपये आपकी जो सैलरी है वो लग जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फॉर्म फिल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसको फिल करने का एक ही मेथड है और वो है ऑनलाइन मेथड। इसका लिंक मैंने जो रिक्रूटमेंट का लिंक है जहाँ पे अप्लाई आपने करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके खुद फिल कर सकते हैं। मोबाइल से ये फॉर्म अच्छी तरह से फिल नहीं होगा तो आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आप किसी इंटरनेट कैफ़े में जाके भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी लोगों को पता होता है कि RBI के अंडर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, तो आप वहाँ पर जाके भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, जितनी भी आपने पढ़ाई की है, सभी साथ में लेकर जाना। आपका आधार कार्ड कंपलसरी है वहाँ पे, वो ज़रूर लेकर जाना। इसके अलावा आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो करंटली इन्होंने ऑप्शनल रखा है, आपको फॉर्म फिल करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो लेकर जाना, आपके सिग्नेचर वहाँ पे करवा लेंगे, आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पे ले लेंगे, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये जितने भी कैफ़े वाले सबको पता होता है, एक छोटा सा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे आपके साइन करवा लेंगे। तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल प्रूफ, आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ें लेकर जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। 20 मार्च को इसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो 26 या 27 मार्च को, ये 2 दिन एग्ज़ाम रखा है इन्होंने, तो 27 मार्च को ये एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट की, पहले बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी 950 रहेंगी, 950 पोस्ट होंगी। इसमें से 440 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, 146 ओबीसी पोस्ट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, 151 शेड्यूल कास्ट के लिए, और 123 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा 90 पोस्ट जो है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए रखी गई है। 130 पोस्ट पे सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं, और 80 पोस्ट जो 80 पोस्ट हैं वो इन फिजिकली हैंडीकैप को दिया। आप किसी भी तरह के फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं, आप फिर भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कंडीशंस की, कि अगर आपने ये फॉर्म फिल करना है तो क्या क्या कंडीशंस है आपके लिए। तो पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है कि आप ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी और मेथड से ट्राई करते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 2 इज़ कि 8 मार्च से पहले जो कि इसकी लास्ट डेट है, आपको ये फॉर्म हर हालत में फिल करना और हर हालत में इसकी फ़ीस भी पे करनी है। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो कम से कम 10th पास कर चुके हो तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने मैट्रिक नहीं की किसी बोर्ड से, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, गुजरात बोर्ड या CBSE बोर्ड, अगर वो 10th पास नहीं है तो वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और साथ में उनको 15 साल का आर्मी का एक्सपीरियंस, इसका मतलब है कि 15 साल की आर्मी की सर्विस आपकी कम से कम होनी चाहिए, वरना आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिविल की बात करें तो वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो आपकी ग्रेजुएशन तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक्स सर्विसमैन क्या जो मार्च के बाद पेंशन आ रहे हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि 1 मार्च 2023 यानी 1 मार्च 2023, इसके पहले अगर आप पेंशन आ रहे हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 1 मार्च यानी 1 मार्च 2023 के बाद पेंशन आ रहे हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये इसकी कंडीशन है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मेरे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपने डाउट्स लिख सकते हैं आप। और अगर आप किसी और जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तब भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें स्पेशली अपने एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन के कुछ ग्रुप्स हैं तो उसमें भी आप वीडियो डाल सकते हैं ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में एक और जॉब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।